अस्सलामुअलैकुम। अचानक उसके मुंह से चीख निकली। वो उछलकर कब्र से बाहर आ गया। वो इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। फिर उसने संभल कर फावड़ा उठाया और मजनूनाना अंदाज में कब्र को भरने लगा। उस चौथी कब्र की दास्तान जिसका राज सिर्फ एक शख्स जानता था। मैं अपने दोस्त कर्टस की दावत पर छुट्टियां गुजारने के लिए इस गांव जो बहरे हिंद के साहिल पर ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा देहात था गया। ये बड़ा साफ सुथरा दिलकश गांव था। ऑस्ट्रेलिया के इस छोटे से गांव में अभी तक इंग्लैंड का माहौल बरकरार था। मौजूदा नस्ल अपने आबो अजदाद के रसूम और रवाज से चिमटी हुई थी और किसी तब्दीली को कबूल नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उनकी ज़ुबान में ज़्यादा फ़र्क न आया था। उनकी बारातें अब भी चर्च जाती और रसूम अदा करने के बाद घर ही वापस आती। नौजवान अब भी जवानी के डिनर देते और बूढ़े जब मर जाते तो कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाए जाते। चर्च भी अभी तक अपने पुराने दस्तूर पर कायम था और इसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता। मगर यह चर्च और इसका कब्रिस्तान गांव की तारीख के मुकाबले में नया था। बहुत अरसा पहले जब इस गांव के मेमार फौत हो गए तो उन्हें ज़मीन के मुख्तसर खेतों में इधर उधर दफनाया जाता था। यहाँ अब झाड़ियाँ उगाई थीं। इनमें बहुत सी कब्रों के निशान भी मिट चुके थे, मगर अब भी किसी किसी झाड़ी के पीछे कोई कब्र मौजूद थी जिस पर हाथ से लिखी हुई कोई तख्ती लगी हुई थी। ऐसी एक जगह मैंने जंगल में घूमते हुए दरियाफ्त की। मैं उस वक्त मवेशियों की पगडंडी पर जा रहा था कि झाड़ियों से घिरे एक अहाते तक पहुंच गया। बहुत सी झाड़ियों को आग चाट गई थी और पगडंडी कब्रों के दरमियान से होकर गुजर रही थी। वहां सिर्फ 4 कब्रें थीं। दूर के सरहाने पत्थर लगे थे। एक के सरहाने तख्ता सलामत था और दूसरे का तख्ता आधा जल चुका था। वहीं करीब एक छोटे से गिरजा के खंडरात भी बिखरे हुए थे। इसकी दीवारें गिर चुकी थीं और जहां कभी गेट था वहां एक कदीम दरख्त खड़ा था। उसके पास ही चूने का बना हुआ बड़ा सा गमला भी था जहां शायद कभी फूल उगते थे। मैं बड़ी देर तक वहां खड़ा सोचता रहा। वहां की फिजा बड़ी उदास और रोमान परवर थी। ना जाने ये किसकी जगह थी, कौन लोग यहाँ दफन थे और किन लोगों ने उन्हें भुला दिया था कि उनके आखिरी ठिकाने की हालत इतनी खराब व खस्ता होकर रह गई थी। उस वक्त मैंने कर्टस से इसका तज़किरा किया तो तुम वहां तक पहुंच गए। वो बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम किसी दिन ज़रूर वहां तक पहुंच जाओगे। बड़ी अजीब जगह है ना, मगर किसी न किसी को तो उस अहाते को दुरुस्त करना चाहिए था। आखिर किसी को उसकी परवाह नहीं है, वो मेरी बात काट कर बोला। मैं जब बच्चा था तो इसकी हालत अच्छी थी, मगर अब कई कब्रें गिरजा के अहाते में बन रही हैं। पुरानी में से भी कई ताबूत वहां मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब वहां सिर्फ 3 कब्रें बची हैं। 4, मैंने उसकी तौसीह की। नहीं 3, वह बज़िद था जिसका एक तख्ता जला हुआ है। वो कब्र नहीं है। तो फिर वो क्या है? उस पर तो शायद नाम भी लिखा हुआ है, मगर मैं उसे पढ़ ना सका। उसके एक कब्र के अंदर ताबूत में सिर्फ 2 बड़े पत्थर रखे हुए हैं। मैंने एक बार उसे खोद कर देखा था। तुम्हें बड़ी हैरत हुई होगी। नहीं, मैं ये बात पहले ही जानता था। मैंने सिर्फ तस्दीक के लिए ऐसा किया था। किस बात की तस्दीक? मेरे बाप की कहानी। उसने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया था। क्या तुम इसे सुनना पसंद करोगे? बड़ी अच्छी दास्तानें थी वहाँ की। मैं इससे पहले भी एक कहानी सुन चुका था। कर्टस ने लकड़ी का एक पुराना संदूकचा खोला और अदालती दस्तावेज की तरह कागजात का एक रुमाल निकाला। ये मेरे बाप ने मेरे लिए लिखा था, उसने बताया। उसकी इब्तदाई ज़िंदगी की कहानी और उसके दोस्त की कहानी। मेरे ख्याल में तुम जानते ही हो, तुमने ज़रूर लोगों से सुन लिया होगा कि मेरा बाप एक मुजरिम था। मैं इस पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं, क्योंकि मैं उसकी असलियत से वाकिफ़ हूँ। वो एक बेहद पाकबाज और रास्तगो आदमी था, मगर उसे हमेशा यह खदशा रहता था कि उसकी मुजरिमाना ज़िंदगी से ना जाने मुझ पर क्या असर पड़े, और इसी वजह से उसने अपने बारे में इन कागजात में तमाम हक़ाइक़ खोल कर रख दिए। तुम इसे बड़ा दिलचस्प पाओगे। फिर वो कागजात सीधे करके पढ़ने लगा। मेरे बेटे, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तो मैं मर चुका हूँगा, और शायद तुम्हें ताज्जुब भी हो कि मैंने आखिर में ये क्यों लिखा। मुझे खुद भी ताज्जुब है। शायद माजी के राज राजी रहते तो बेहतर होता, मगर अब वो मर चुका है और इस दास्तान से उसे नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं एक मुजरिम हूँ। तुम लड़कपन में ही ये बात जान चुके थे। उन लोगों ने नाक भूं चढ़ाते हुए और जो मेरी खुशहाली से हसद रखते थे और इसे नाजायज़ ज़राए से हासिल की हुई समझते थे, तुम्हें हालात से बड़ी हद तक वाकिफ़ करा दिया था। वो लोग जो अपने आप को सच्चाई और ईमानदारी का ठेकेदार समझते थे, तुम्हारी रूह में मेरे खिलाफ जहर घोल रहे थे। फिर एक दिन तो मेरे पास सहमे हुए से डरे डरे से आए और बड़ी मुश्किल से हिचकिचाते हुए मुझसे हकीकत पूछी। तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारा मफहूम समझ चुका था और खुद को इस चोट के लिए तैयार कर चुका था। हाँ, मैंने तुम्हें बता दिया। एक लम्हा के लिए तुम्हारी जुबान गुंग हुई। तुमने बिलाशुबा उन लोगों से मेरी पारसाई के बारे में बड़ा वादा किया था। फिर तुमने अपना सर उठाया और बड़े मजबूत लहजे में कहा, अगर आप मुजरिम हैं
तो भी मुझे ज़रा परवाह नहीं। आप उन लोगों से सबसे बेहतर हैं। मेरे बच्चे, ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं निकली थीं, मैं क्या बताऊं। अलबत्ता उसी दिन मैंने यह फैसला कर लिया था कि तुम्हें किसी दिन हक़ाइक़ से ज़रूर आगाह करूंगा। जब तुम ये कहानी पढ़ चुके होगे तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। हालांकि तुम्हारा बाप एक मुजरिम था, मगर साथ ही साथ वो एक मर्द भी था। ये एक शख्स रॉजर एशफोर्ड था, जिसकी वजह से मैं गुर्बत की तंग दस्तियों से निकलकर खुशहालियों की वसअतों को छूने लगा। एशफोर्ड उसका असली नाम नहीं था। ये नाम उसे माँ की तरफ से मिला, मगर वो इसी नाम से अपनी कैद भुगत रहा था और यहाँ जाना जाता था। हम दोनों ही मुजरिम थे और कैद की तारीकियों से एक साथ लड़ते हुए हम दोनों में भाइयों की तरह प्यार हो गया। मैंने रॉजर एशफोर्ड को सबसे पहले ओल्ड बैले की अदालत में देखा था। वो जाली करेंसी के जुर्म में कटहरे में खड़ा था। मैं उस वक्त वकीलों की एक मशहूर फर्म में क्लर्क था और हर पेशी बड़ी तवज्जो से सुनता। मुझे अदालती कार्रवाई से बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि एक दिन मैं खुद भी बड़ा बैरिस्टर बनना चाहता था। मुझे याद है कि उस दिन मैं कटहरे में खड़ा था, उस लड़के को बड़ी तरहम आमेज़ निगाहों से देख रहा था। वो महज एक लड़का सा ही था, दराज और खूबसूरत। शायद किसी रजमंड से ताल्लुक़ था उसका। ये वही पुरानी कहानी थी, शराब और जुआ। जुए की मेज़ पर किसी ने उसे जाली नोट दे दिए थे, जो उसने इंतहाई बेवकूफ़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की और वहीं वो पकड़ा गया। और हालांकि उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की थी, मगर कानून के आगे उसकी एक ना चली। करेंसी की जालसाजी एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था और फिर उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। मैं उसे सर झुकाए कटहरे से छोटे छोटे कदमों से बाहर आते दिखता रहा और सोचता रहा कि कितना बेवकूफ़ लड़का था जिसने यूं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ताहम मेरा नंबर भी जल्दी आने वाला था। मैं उसी कटहरे में खड़ा था और मेरे सर पर फांसी का फंदा लटक रहा था। हमारे बाप का इंतकाल हो चुका था। एक नाम निहाद शरीफ आदमी ने मेरी बहन की इज्जत ख़राब कर दी थी और मैं चूंकि सबसे बड़ा भाई था, इसीलिए मैं ही इस मसले को निपटाने का जिम्मेदार था। मैं उससे मिलने गया तो उसने ऐसा तासुर दिया जैसे वो तो इंतहाई शरीफ आदमी था और मेरी बहन ही निचले दर्जे की औरत थी। फिर वो मेरे मुंह पर कहकहा मारकर हंसने लगा। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने उससे कहा कि अगर मेरी बहन इतनी ही खराब थी तो वो भी उसके साथ खराब क्यों हो गया। सारी औरतें मेरे लिए एक हसीन शिकार हैं, वो बोला और फिर हंस पड़ा। मेरा दिमाग सुलग उठा और फिर हम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उसके पास पिस्तौल था। हाथापाई के दौरान जब वो उसे निकालने लगा तो गोली उसी को लग गई। वो मरा नहीं और हालांकि जल्लाद के हाथ मेरी गर्दन दबोचने को तड़प रहे थे, मगर कानून बड़ा रहम दिल निकला और मुझे फांसी की बजाय उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मैं कैदियों के जहाज़ में उस मुल्क तक कैसे पहुंचा, इसका जिक्र फजूल है। मैं गुंग सा हो गया था और मेरी हालत बड़ी खस्ता थी। यहाँ पहुंचने पर मुझे ऐसे कैदियों में रखा गया जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। इस गिरोह में हर किस्म और हर दर्जे के लोग थे। इनमें बाज़ तो वाकई बड़े वहशी खूनी और कातिल थे, जिनकी ज़िंदगी खौफनाक जुराइम से भरी पड़ी थी, मगर बाज़ उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इन्हीं लोगों में मुझे रॉजर एशफोर्ड मिल गया। उसने मुझे फ़ौरन पहचान लिया। कोर्ट की तस्वीर उसके जहन पर नक्श थी। उसे बेंच या बार में बैठा हुआ हर चेहरा याद था। हम दोनों में कोई ऐसी बात मुश्तरक थी कि हम जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। हम सारा सारा दिन रूह को थका देने वाला पत्थर कूटते और सड़क को मुरम्मत करने का काम करते रहते। यह सख्त मुशक्क़त हम जैसे लोगों के लिए बड़ी भारी पड़ रही थी और हम एक दूसरे की हर मुमकिन मदद करते रहते। मुझे अब भी इस बात की खुशी है कि मैंने एक से ज़्यादा बार उसकी खिदमत की। तुम जानते हो कि मैं हमेशा ही से ताकतवर और मजबूत जिस्म का मालिक था। मेरे ताकतवर जिस्म और कत्ल करने की कोशिश ने मेरे साथियों में मेरी इज्जत खासी बढ़ा दी। वो मेरा बड़ा एहतराम करते थे, क्योंकि वहाँ का ये दस्तूर था कि जितना बड़ा जुर्म उतनी ही ज़्यादा मुजरिमों में उसकी इज्जत की जाती। एशफोर्ड का जुर्म तो बहुत हल्का था, एक जनाना सी हरकत जिसकी उसके दिल में कोई इज्जत ना थी, मगर मेरी दोस्ती की वजह से कोई भी उसके मुंह लगने की जुर्रत नहीं करता। बिलाशुबा मेरे आने से पहले वो उनके हाथों बहुत ज़िच हो चुका था और फिर ऐसा हुआ कि अपने अच्छे बर्ताव की वजह से जब उसे अपनी कोठरी का साथी मुंतखब करने की सहूलत दी गई तो उसने मेरा इंतखाब किया और एक कोठी में रहने की वजह से हम सगे भाइयों की तरह हो गए। हमने सड़कों पर और जेल खाने के चारों तरफ 5 तवील सालों तक काम किया और फिर 5 साल बाद असर रसूख काम आ गया। एशफोर्ड के बाप का इंतकाल हो गया और वह एक छोटी सी जागीर का वारिस बन गया। उसका छोटा भाई उसकी जगह मालिक बन गया, मगर उसने अपने बड़े भाई को नहीं भुलाया। वह वक्तन फ़वक्तन उसे पैसे भेजने लगा और हम छोटी छोटी आसाइश खरीदने के काबिल हो गए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसकी हर बात में बराबर का हिस्सेदार था। कुछ अरसे के बाद हम रुखसत के टिकट के ख्वाब देखने लगे, मगर ये बड़ी मौहूम सी उम्मीद थी, महज ख्वाब ही की तरह। फिर एक दिन एक गैर मुतवक्का बात हो गई। एशफोर्ड को जेल खाने के गवर्नर के दफ्तर में एक मुलाकाती से मिलने को बुलाया गया। ये कोई मिस्टर इवार्ड था, जो मगरबी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर के सेक्रेटरी की हैसियत से हाल ही में आया था।
वह बचपन ही से एशफोर्ड से वाकिफ था और उसकी उम्र कैद की सज़ा के बारे में सुनकर खासा अफसुर्दा और परेशान था। गवर्नर के सेक्रेटरी की हैसियत से मिस्टर इवार्ड को हर इख्तियार था कि रुखसत का टिकट जारी करने की सिफारिश कर सके और कॉलोनी के अंदर महदूद पैरोल का बंदोबस्त हो सके। एशफोर्ड को सिर्फ हाँ करनी थी और फिर वो आज़ादी से हर कहीं जाने आने के काबिल हो सकता था, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने सेक्रेटरी से कहा था कि वह अपने दोस्त की यानी मेरी रिहाई का इंतज़ार करेगा और फिर दोनों साथ ही आज़ाद होंगे। मगर मिस्टर इवार्ड ने बहुत ज़िद की, वो ना माना, मगर जल्द ही किस्मत ने यावरी की और मुझे इस रियायत का मुस्तहिक तस्लीम कर लिया गया। एक बार उस कैद से निकलने के बाद हुकूमत ने आज़ादी पर मोहर जब्त कर दी। फ्री मेंटल जहाँ हमारी ये जेल थी, इसके कुर्बा जुबार में दर्जनों गांव और कस्बे थे और हमें आज़ादी थी कि इनमें से किसी एक का इंतखाब करके उसमें रह सकते थे। इस जगह ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। आज की तरह ये उस वक्त भी उतनी खूबसूरत थी। यहाँ से दरिया एक जाविया बनाता हुआ समुंदर में जाकर गिरता था। यहाँ सिर्फ चंद मुछेरों के घर थे जो बहुत ही सादा लोग थे। उनके बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें एक स्कूल मास्टर की ज़रूरत थी। मैं इतना तालीम याफ्ता था कि हर काम संभाल सकता था। फिर हुकूमत ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया। एशफोर्ड ने चूंकि फ़ौज की मुलाजमत के लिए तरबियत हासिल की थी, इसलिए उसके लिए सिविल ज़िंदगी में रोज़ी कमाने के कोई मौके ना थे। मैंने उसे माली लगवा दिया। चूंकि वहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी, इसलिए बाग बड़ा शादाब हो गया और इतना मिलने लगा कि हम दोनों की मज़े से गुजर बसर होने लगी, क्योंकि हम ज़ायद पैदावार के बदले मछली और बाज़ औक़ात गोश्त भी हासिल कर लेते थे। हुकूमत अब भी हमें बड़ी मेहरबानी से लिबास मुहैया कर रही थी। इसके अलावा रॉजर का भाई भी रुपया भेजना कभी ना भूला था। हमारे जहन में फ़रार का ख्याल तक ना था। वैसे ये कोशिश बेसूद ही थी। नाकामी की सूरत में हमें भारी मुआवजा अदा करना पड़ता। फ़रार की कोशिश और दोबारा गिरफ्तार हो जाने का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि हमारा रुखसती टिकट मनसूख हो जाता और हमारी सज़ा नए सिरे से बहाल हो जाती, बल्कि आइंदा हमें ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसे ग्रुप के साथ काम करना पड़ता जिन्हें जानवरों से ज़्यादा अहमियत ना दी जाती और हमें साल के 12 महीने रात और दिन 14 पाउंड का थैला कमर से बांधे रखना पड़ता। जब हम यहाँ आए थे तो कई रोज़ तक हमें फ़रार की कोशिश ना करने के सिलसिले में लेक्चर्स दिए गए। उस वक्त के मगरबी ऑस्ट्रेलिया की इस छोटी सी बस्ती के गिर्द एक नाकाबिले गुजर जंगल था जिसे बुश कहा जाता था। वहाँ इतने बड़े और लंबे लंबे दरख्त थे कि हर किस्म के फलों और दीगर ऐसी सब्जियों को नापीद कर रखा था जो मफरूर लोगों की खुराक बन सकते थे। इस जंगल में कहीं कहीं दराज कद, काले सियाह और जंगजू लोग भी आबाद थे जो मफरूर कैदियों को इनाम के लालच में पकड़ने के लिए हर वक्त मुस्ताद रहते। हमारे से छोटे से गांव में सिपाहियों का एक दस्ता भी रहता था जो बज़ाहिर तो आपस के लड़ाई झगड़ों की रोकथाम के लिए था, मगर उसकी असल जिम्मेदारी हम जैसे लोगों पर नजर रखना था। यूं बुश के इलाके में मौत हमारी मुंतज़िर थी और इसके दूसरी जानिब ताहद्दे नज़र बहरे हिंद फैला हुआ था। अक्सर मैं एक मिट्टी के टीले पर चढ़ जाता और दूर तक समुंदर में देखता रहता। दूर तक एक नीली चादर फैली हुई थी जो हज़ारों मील बाद अफ्रीका से जा मिलती थी। अब ये समुंदर इतना सुनसान नहीं है, मगर उस ज़माने में सालों तक वहाँ कोई जहाज़ नज़र नहीं आता था। तन्हाई तन्हाई। हमारे दिल घर के लिए तड़प रहे थे। मैं लंदन का बासी था और वहाँ की पुरशोर सड़कों और कोर्ट का आदी। यहाँ की सुस्त और काहिल जिंदगी और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा मेरे लिए जहन्नुम से कम ना था। तुम मुझे नाशुक्रा समझोगे, क्योंकि इस पैरोल ने मुझे कैद की सऊबतों से निजात दिलाई थी और इस आज़ादी में मैं खासा खुशहाल होता जा रहा था। मगर कैद में हर किस्म और मजाज के लोग आते जाते रहते और एक हंगामा सा बरपा रहता। लेकिन यहाँ मैं और रॉजर बाकी दुनिया से कट कर रह गए थे। अपने गिर्द एक तरह की नहूसत सी फैली महसूस करते थे। हालांकि गांव में लोगों की तादाद ज़्यादा न थी, मगर हर शख्स का ये दावा था कि वो यहाँ आज़ाद आया था या वो आज़ाद वालदेन की आज़ाद औलाद थे। हालांकि उन्होंने मुझे अपने बच्चों के उस्ताद की हैसियत से कबूल कर लिया था, मगर जुर्म का दाग मुझसे जैसे चिपक कर रह गया था। मैं जानता था कि एशफोर्ड भी मेरी तरह इस करब में मुब्तला था, बल्कि वो मुझसे भी ज़्यादा कुड़ता था। कभी उसके सामने बड़े बड़े मंसूबे और शानदार मुस्तकबिल था, मगर अब वो इस काबिल नहीं रह गया था कि गांव में मौजूद उन पहरेदार सिपाहियों से भी गुफ्तगू कर सकता। इसके अलावा एक और वजह थी जिसका मुझे बड़ी देर बाद पता चला, जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, यानी वही आम इंसानी कमज़ोरी। घर पर एक ऐसी हस्ती भी थी जो इतने फासलों के बाद भी हरदम उसके साथ थी। वो उसके पड़ोस के स्क्वायर में रहती थी और बचपन साथ गुजार कर जब दोनों ने जवानी में कदम रखा तो ज़िंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे और कस्में खाई थी। उस वक्त वो उस लड़की के बारे में संजीदा नहीं था, लेकिन इस वक्त उस नौजवान सिपाही पर मुस्कुराहटों के फूल बिखेरने को एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी। मगर अब यहाँ जहाँ देखने को भी ऐसी सूरत नहीं मिलती थी, वो लड़की उसे बेहद याद आती थी। मुझे उसका ये राज मालूम करने में बड़ा अरसा लग गया। जेल में हम दोनों एक ही कोठरी में रहते थे और यहाँ भी मेरे पास 2 कमरों का मकान था जिसे हमने खुद अपने हाथों से बनाया था।
यहीं उसने मुझे उस लड़की का एक छोटा सा फोटो दिखाया। वो बड़ा खूबसूरत चेहरा था और उसे वाकई भुलाया नहीं जा सकता। मैंने जब यही बात उससे कही तो वो तल्खी से मुस्कुरा दिया। हो सकता है, वो बोला, मगर क्या एक औरत एक मुजरिम के लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकती है? उसने शादी कर ली है। उसकी माँ ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने मुझे अलविदाई खत भी लिखा था। मैं अब उसके लिए एक अछूत की हैसियत रखता हूँ। यह सच था। हमारी हैसियत अछूत ही की तरह थी। हमारे लिए घर से कभी कभार ही कोई खाता था, और वो भी जेल के हुक्काम हम तक पहुंचाने से पहले खोलकर देख लिया करते थे। लड़की की शादी के बाद एशफोर्ड को अपने खतूत की इतनी परवाह न रह गई थी। वह माजी को बुलाकर खुद को हाल में जम करने की कोशिश में मसरूफ था। वो किसी गुलाम की तरह बाग में लगा रहता। उसने बड़े बड़े दरख्तों को काटकर झाड़ियों को साफ करके उसका रकबा दुगना कर लिया था, और अब इसकी पैदावार इतनी होने लगी थी कि पूरे गांव की ज़रूरियात पूरी हो जाती थीं। ज़्यादातर चीज़ें वो गांव में ज़रूरतमंदों को मुफ्त दे दिया करता, मगर गैरिजन के सिपाहियों से जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते थे वो पूरी कीमत वसूल किया करता। खुली फिजा में ही उसकी मेहनत ने उसे पैदावार बढ़ाने के अलावा एक और इनाम भी दिया। उसके पट्टे बतदरीज किसी जिन्ही की तरह मजबूत हो गए और चेहरा तांबे की तरह चमकदार हो गया, जो उस कैदी से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसे मैंने पहली बार कटहरे में देखा। और ये उसकी खुशकिस्मती ही थी जो वो इतना ताकतवर हो गया था, क्योंकि यही जिस्मानी ताकत उसकी एक मुहिम में काम आई थी। अब तुमसे उस मुहिम की बात करना चाहता हूँ। हमें उस गांव में रहते हुए 7 साल गुजर गए थे कि एक बात हो गई। गांव में एक अजनबी आ गया। उसका आना बड़ा हैरत अंगेज था, क्योंकि बाहर की दुनिया वालों का यहाँ गुजर मुमकिन ही नहीं था। उसने खुद को ज़मीन का मुतलाशी जाहिर किया, और जब वो मुझसे मिलने स्कूल आया तो मैंने उसे खुश आमदीद कहा। वो ओल्ड कंट्री से हाल ही में आया था, और मुझे तवक्को थी कि वह खबरों का ज़ख़ीरा साथ रहा होगा, मगर वो बहुत कम गो आदमी साबित हुआ। और जब वो गया तो मुझे ज़रा दुख ना हुआ। कोच के जाने के बाद, जो हमारे गांव से हफ्ते में एक बार गुजरता था, एशफोर्ड बड़ा जोशीला मेरे पास आया और मुझे एक खत दिखाया जो वो अजनबी उसके लिए लाया था। ये खत उसके भाई की तरफ से आया था और उसमें फ़रार का मंसूबा था। उस वक्त तक हम दोनों ही इस ज़िंदगी से इतना उतार चुके थे कि अगर कोई मौका मुयसर आता तो फ़रार से हरगिज़ ना चूकते। हमारा दोस्त मिस्टर एवॉर्ट 2 साल पहले गवर्नर के सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़कर इंग्लैंड सुधार चुका था, और हम एक बार फिर उन लोगों के सख्त बर्ताव की चक्की में पिस रहे थे। और ये इस वजह से था कि बहुत से लोग फ़रार की कोशिशें कर चुके थे। अमरीकनों ने यह दरियाफ्त कर लिया था कि हमारे साल के आसपास वेल मछलियों की कसरत थी। अमेरिकन वेल शिप वालों के लिए ये मफरूर मुजरिम बड़े सूदमंद साबित होते थे, जिन्हें वो साइल से उठा लेते थे। अमेरिकन वेलर कैप्टन जब न्यू इंग्लैंड पहुंचते तो मफरूरों की मदद करने के बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाते और बाढ़ हाँकते थे। वो उसे बरतानवी शेर की दुम मरोड़ना कहते थे। लेकिन अब हमारी देखभाल बढ़ा दी गई थी और हमारी आज़ादी महदूद होकर रह गई। हफ्ते में एक बार हमें इस छोटे से गैरिजन के सार्जेंट के दफ्तर में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी, और 3 माह में एक बार एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर्थ से आकर हमारा मुआयना करता। बड़ा अक्खड़ और सख्त मिजाज आदमी था। मुआयने के वक्त वो इंतहाई बदअखलाक हो जाता और हमें अपनी बेइज्जती जहर का सा घूंट पीकर बर्दाश्त करनी पड़ती। उसकी ज़रा भी ख़राब रिपोर्ट पर हमें फ़ौरन ही जेल खाने भेज दिया जाता, जहाँ अब जाने का हम सोच भी नहीं सकते थे। हम इस खत पर बड़ी देर तक बातें करते रहे। मुख्तसरन वो मंसूबा कुछ यूँ था। एक मखसूस महीने में 3 रातों के लिए दरिया के धाने के बिल्कुल सामने खुले समुद्र में एक जहाज़ खड़ा होगा। उसके मस्तूल से रोशनी का सिग्नल दिया जाना था, जिसका हमें जवाब देना था। फिर अगर एशफोर्ड तैयार हो जाता तो वो जहाज़ तक जा सकता था जहाँ उसका भाई मौजूद होता। बिलाशुबा मंसूबा उसके भाई के ख्याल के मुताबिक बहुत आसान और सादा था। उन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि रॉजर के पास एक कश्ती होगी जिसे वो खुद चला सकता था। खुशकिस्मती से रॉजर उस पैगाम्बर को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि उसके पास कश्ती है। हालांकि हमारी कश्ती सिर्फ इतनी ही बड़ी थी कि हम दरिया के किनारे जा सकते थे। इसके अलावा हमें सारी रात जहाज़ का सिग्नल भी देखना था, चाहे हमारी आंखें पथरा जाती। हाँ, हमने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया और इसकी एक एक तफसील पर अच्छी तरह बहस कर ली। एशफोर्ड किसी भी हालत में मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मुझे भी उसके साथ फ़रार होना था। मुझे उस सारी रात नींद ना आ सकी। मैं सोचता रहा कि उस मसरूफ़ तरीन दुनिया में जाकर मैं करूँगा क्या। आज़ादी का कैसा शानदार मंसूबा था वो मैं जानता था कि इंग्लैंड में मेरे लिए कोई जगह न थी, इसलिए मैंने अमेरिका जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं अभी तक जवान था और सख्त मेहनत से मैं अमरीकी शहरियों के दरमियान अपने लिए जगह पैदा कर सकता था। एशफोर्ड को भी रात बहुत ही कम नींद आई, और सुबह जब वो उठा तो उसका सारा जोश सर्द पड़ चुका था। ये मंसूबा मेरे किसी काम का नहीं है, वो बोला। ऐसे घर जाने से क्या फ़ायदा कि मुजरिम का दाग पेशानी पर लगा रहे। यहाँ हमारे फ़रार का पता चल जाएगा, वो लोग घर पर पुलिस को खबरदार कर देंगे, और जैसे हम घर पहुँचेंगे पुलिस आ जाएगी। नहीं, हम उनसे नहीं बच सकते। मेरी किस्मत ही में ज़िंदगी भर की जिला वतनी लिखी है। हम अमेरिका चले जाएंगे, मैंने मशवरा दिया, मगर उसने इनकार में सर हिला दिया। अमेरिका हमारा घर नहीं है, वो बोला।
उसमें और इस जगह में क्या फ़र्क है? वही जिला वतनी। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, शायद उस अजनबी ने इस खत के अलावा भी कोई पैगाम दिया था। वो फोटो वाली लड़की तो ठीक है ना? मैंने पूछा। जवाब में उसने खामोशी से अखबार का एक तराशा मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें शिकार के दौरान एक हादसे का जिक्र था। वो अब बेवा थी और मेरे ख्याल में यह तराशा उसी अजनबी ने दिया था, और शायद उसके भाई की आड़ में इस सारे मंसूबे में उसी का हाथ था। मैं ऐशफोर्ड की मायूसी का राज जान गया था। वो इस बात का ख्वाहिशमंद था कि वो एक बार फिर अपनी महबूबा का हाथ थामे उन शादाब खेतों में दौड़ता फिरे जहाँ उनका लुढ़कपन गुजरा था। वो उससे शादी करना चाहता था और अपने आबाई घर को आबाद करना चाहता था। वो एक आम जिला वतन आदमी की चीख थी, एक गुमशुदा घर की तमन्ना। मगर वो एक मुस्तनिद व मुश्तहिर मुजरिम था, और ये दाग मौत तक उसका पीछा नहीं छोड़ सकता था। जहाज़ के आने में अभी बहुत दिन बाकी थे। इस दौरान हम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे। हम अक्सर फ़रार के बारे में बातें करते, मगर वो अब किसी तरह राज़ी ही ना होता था। ऐशफोर्ड उन मुश्किलात को नाकाबिले हल समझता था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि जहाज़ को यूं ही गुजर जाने देगा। उसी ज़माने में सिपाही में एक बीमारी फैल गई जिसने बतदरीज गांव वालों को भी अपनी लपेट में ले लिया, और कुछ लोग फ़ौरन ही मर गए। पर्थ से एक डॉक्टर को बुलवाया गया, और हालांकि उसने मर्ज पहचान लिया मगर कुछ ना कर सका। आखिर चंद और आदमियों की भीड़ लेकर वह बीमारी ख़त्म होने लगी। मैं जानता था कि यह बीमारी एक बार फिर खुश्क मौसम में सर उठाएगी। कुआं में पानी उतर गया था और पानी सड़ गया था। यही हमारे फरार का माल था, और बीमारी एक बार फिर फूट पड़ी। जैसा कि मैंने बताया था, ऐशफोर्ड बड़ी मेहनत से गुलामों की तरह काम कर रहा था, इसलिए काम करने में उसे कई बार कुएं पर जाकर बाल्टी से पानी लेना पड़ता था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इस बार वही बीमारी का पहला शिकार होगा। मैं दिल गिरफ्ता सा उसकी पट्टी से लग गया। रात और दिन हर वक्त उसके पास बैठा रहता, क्योंकि और कोई आदमी मुयस्सर नहीं था। गांव में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग तंदुरुस्त थे जिन्हें हम मुजरिमों की ज़रा भी परवाह न थी। अक्सर मैं दहशत के से आलम में उसकी फटी हुई आंखें और जर्द चेहरे को देखता रहता। गनूदगी के आलम में वो बुड़बुड़ाने लगता और अपना माजी उगलता रहता। वो फिर बच्चा बन जाता, खेतों में दौड़ता भागता, शोर मचाता, फिर एक आदमी और फिर मुजरिम। वो मेरा नाम ले लेकर पुकारता, मगर मेरे जवाब का उस पर कोई असर न होता। बेहोशी के दौरान में उसने अपनी सिपाहाना ज़िंदगी के बारे में बातें की और अपनी महबूबा को भी याद किया। फिर उसे अपनी माँ भी याद आ गई, और मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो मर ना जाए। दूसरी बस्ती से एक डॉक्टर आया और मैं उसे अपने घर ले आया। उसने मायूसी से अपना सर हिला दिया था, ताहम उसने मुझे कुछ दवाएं दी और खबरदार किया कि पानी को इस्तेमाल करते वक्त मैं खुद भी एहतियात करूं। मैंने उसे पूछा कि क्या ऐशफोर्ड के बचने की कुछ उम्मीद है? नहीं, डॉक्टर बोला। इसकी हालत गांव में सबसे ज़्यादा ख़राब है। इससे भी कम खराबी में लोग मर गए हैं। क्या आप दोबारा भी आएंगे? मैंने पूछा। आऊँगा, वो बोला, मगर बहुत दिनों बाद। दरिया के उस तरफ कुछ ख़ानदान और भी आबाद हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है। मुझे यहाँ चारों तरफ काम करना है। मैंने सर हिला दिया। वाकई उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी। वो इतनी बड़ी आबादी में एक अकेला डॉक्टर था, जबकि यहाँ सारों को उसकी ज़रूरत थी। अगर ये मर जाए तो मैं क्या करूँ? मैंने बेचारगी से पूछा। तुम जितनी जल्दी हो सके इसे दफन कर देना। वापसी में तुम्हें इसकी मौत का सर्टिफिकेट दे दूंगा। दिन और रात ऐशफोर्ड प्यास के मारे तड़पता रहा। कई बार मैंने उसे दरिया की लहरों की तरफ भागने से रोका। आधी रात के करीब मेरी आंख लग गई। मैं थक चुका था और मेरी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी, और जब मेरी आंख खुली तो अपने दोस्त का बिस्तर खाली पाकर मैं बुरी तरह डर गया। वो जा चुका था। मैं जानता था कि वो कहाँ गया था। बाहर आकर मैं दरिया की तरफ दौड़ा। वो वहाँ था और दरिया के ठंडे पानी में गोते खा रहा था। मुझे यकीन था वो किसी सूरत में नहीं बच सकता। बाहर निकलो रॉजर, मैं पानी में उतरता हुआ चिल्लाया। मुझे तवक्को थी कि वह एहतजाज करेगा, मगर वह मुस्कुराया। मैं आ रहा हूँ, वो बोला, लेकिन पानी में कितना मज़ा है। मैं उसे वापस ले आया। सारे रास्ते में उसे थामे रहा, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गया था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह बेहिस्सो हरकत पड़ गया। उसकी नींद के सन्नाटे से मेरा दिल धड़क कर रह गया। मैंने उसका जिस्म देखा, उसका हाथ पकड़ा, उसकी टांग पर हाथ रखा। वह बर्फ़ की तरह सर्द था, बुखार उतर सा गया था। मैं चंद लम्हों तक सोचता रहा। शायद दरिया के सर्द पानी ने उसका बुखार भगा दिया था, और अगर मैं इसका सही इस्तेमाल कर सका तो शायद इसे बचा सकूं। सुबह के वक्त फिर बुखार चढ़ गया, मगर कुएं के पानी में पट्टियां भिगोकर मैंने उसका बुखार उतार दिया। पट्टियों की ठंडक ने उसे फिर सुला दिया और मैंने उसे सो ही जाने दिया। फिर जब दिन की रोशनी निकल आई तो गैरिजन का सार्जेंट आ गया, और उसका रवैया हमदर्दाना था, मगर वह खिड़की के बाहर ही रुक गया। तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? उसने पूछा। मैंने बिस्तर की तरफ इशारा किया। मैंने उसे चादर उड़ा दी थी और वह बेहिस्सो हरकत पड़ा था। क्या मर गया है? वह बोला। इंसानी जहन भी बड़ी अजीब चीज़ है। इससे पहले कि मैं उसे हाँ में जवाब देता, फौरी तौर पर मेरे जहन में एक मंसूबा आ गया, वैश्याना सा, पागलपन सा, लेकिन ज़रा सी जुर्रत से वो कामयाब हो सकता था। सार्जेंट मेरा इस्बाती जवाब पाकर चला गया,
और गांव में खबर फैल गई कि प्लेग का एक और शिकार चल बसा था और लोग भी आ गए। और अंदर झांक कर देखा, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि कमरे में आ जाता और कपड़ा हटाकर देख लेता। और यह मेरी मंशा के मुताबिक हो रहा था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए खिड़की खुली ही रखी, यहाँ तक कि मैंने चादर के नीचे रॉजर की हरकत महसूस की और खिड़की बंद कर दी। अब मुझे कफन दफन का बंदोबस्त करना था। चूंकि ये मछेरों का गांव था, इसलिए वहाँ एक कश्ती बनाने वाला भी था, जिससे हम ज़रूरत के मुताबिक ताबूत भी बनवा लिया करते थे। उसने रॉजर के लिए भी एक ताबूत बनाने का वादा कर लिया। खुशकिस्मती से उसने नाप के लिए लाश देखने की कोई ख्वाहिश जाहिर ना की। उसने सिर्फ ऑर्डर लिया और जल्दी देने का वादा करके चला गया। सारा दिन मैं लरजीदा सा अपने मरीज की देखभाल करता रहा। इस राज के खुल जाने के नताइज मेरा दिल दहला रहे थे। मुझे उसकी तदफीन का अमल करना था, मगर एशफोर्ड इसके बाद मर गया तो मैं क्या करूँगा। मैं उसकी लाश को छुपा देता, मगर किसी को उसकी भनक भी पड़ जाती तो मेरा अंजाम सामने था। इसके अलावा मुझे उस पुलिस ऑफिसर का सामना भी करना था जो छमाही दौरे पर मुआयने के लिए आता था, क्योंकि एशफोर्ड की मौत की खबर पाकर उसे ज़रूर आना था। और उस आदमी का जहन शकूक व शुबहात की आमाजगाह था। इस सूरत हाल का सामना करने के लिए मुझे अपनी दोस्त की हालत का कुछ अंदाजा न था। ना जाने कब तक उसकी बीमारी ख़त्म हो। बहरहाल मुझे उसे किसी न किसी जगह छुपाना था। तफ्तीश से पहले की ऐसी जगह जहाँ किसी को उसकी खबर न हो सके। सूरज गुरूब होने तक बढ़ई ताबूत ले आया और दरवाजे पर छोड़ गया। बीमारी के खौफ की वजह से वो अंदर नहीं आया। वहीं से उसने ये कह दिया कि उसने ताबूत को बना दिया है, मगर कब्र खोदने और दफन के सिलसिले में वह मेरी कोई मदद ना कर सकेगा। मैं तो दिल से ये बात चाहता था। अंदर ले जाकर मैंने ताबूत बावर्ची खाने के फर्श पर रख दिया। मैंने 2 बड़े पत्थर पहले ही लाकर रख दिए थे, जिनका वजन मेरे अंदाजे के मुताबिक उस मरीज आदमी जितना ही था। दोनों पत्थरों को मैंने बोरी से अच्छी तरह लपेट दिया ताकि ताबूत हिलने से वो आवाज़ ना पैदा कर सकें। पत्थर अच्छी तरह जमा कर मैंने ताबूत का ढक्कन रखा और कीलें जड़ दी। बड़े ही ताबूत उठाने के लिए 2 आदमियों को पकड़ लाया। मैं अपने बीमार दोस्त को तनहा नहीं छोड़ना चाहता था, मगर वो गहरी नींद में था और मैं किसी हाल में उसके पास नहीं रुक सकता था। एहतियातन मैंने दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि कल रात की तरह वो आज भी दरिया की तरफ भाग निकले। कब्रिस्तान में कब्र तैयार थी। उसके करीब ही नई खुदी हुई मिट्टी का ढेर लगा था। पिछले दिन ही वहाँ एक सिपाही दफन किया गया था। स्कूल मास्टर और सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता होने की वजह से मुझे उसकी तदफीनी दुआएं पढ़नी पड़ी। कब्र ज़्यादा गहरी नहीं थी। ताबूत अंदर रखकर लोग फ़ौरन ही चले गए और इसे भरने को मैं तनहा रह गया। इसलिए जब मैं तदफीन से फारिग होकर घर की तरफ लौटा तो काफ़ी रात गुजर चुकी थी। मेरे ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे, मगर एशफोर्ड को अपनी जगह पाकर मेरी जान में जान आई। वो जाग रहा था। उसने बताया कि वह अब बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी गुनूदगी किसी कैफियत दूर हो चुकी थी, मगर कमज़ोर इस कदर था कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी ज़हनी हालत से मुतमईन होकर मैंने उसे तमाम हालात से आगाह कर दिया और उसे बता दिया कि अब मुझे उसे किसी खुफिया जगह पर छुपा कर रखना था। ऐसी जगह करीब ही थी मेरा स्कूल, जो बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था और बच्चों को घर पर रहने की हदायत कर दी गई थी। उस एक कमरे की इमारत तक सिर्फ मेरी ही पहुंच थी और मेरा वहां जाना कोई गैर मामूली अमर ना था और कोई शक न कर सकता था। अब रॉजर को उसके बिस्तर के साथ चंद गज दूर ले जाना था, क्योंकि हमारे घर से स्कूल का दरवाज़ा दूसरा ही था। मेरी इस जल्दबाजी ने बड़ा काम दिखाया, क्योंकि अगले ही दिन डॉक्टर वापस आ गया। मैं उसे किसी भी हालत में अपने घर में दाखिल होने से नहीं रोक सकता था। मैंने उसे एशफोर्ड की मौत के बारे में बताया और कहा कि मैंने उसकी हदायत पर पूरा अमल किया था। वो मुतमईन हो गया और मुझसे वादा किया कि वो जल्दी फ्री मेंटल कैद खाने में एशफोर्ड की मौत का सर्टिफिकेट भेज देगा। अब इसका मतलब कई रोज़ का इल्तवा था। हमारे गांव और फिर दारुल हुकूमत पर्थ के दरमियान रस्ल और रसायल बहुत सुस्त था। वो कोच जो हफ्ते में एक बार वहाँ से गुजरता था, प्राइवेट मलकियत था। वो डाक भी ले जाता था और न सिर्फ गांव के चंद खतूत बल्कि तकरीबन 50 मील के दायरे तक का वही जिम्मेदार था। ये काम वह हुकूमत से ठेके की बुनियाद पर करता, मगर हुकूमत के कारिंदे कोच में सफ़र नहीं करते थे। वो बहरी रास्तों को तरजीह देते। इल्तवा भी हमारे लिए खुशकिस्मत साबित हुआ। कुएं में पानी चढ़ रहा था और शुमाल मगरिब की तरफ हवाओं और बरसात का तूफान आ गया। इस तरह इस खौफनाक पुलिस ऑफिसर के आने में 2 हफ्ते लग गए। इस अरसे में मैंने बहुत सारा काम कर लिया। एशफोर्ड तंदुरुस्त हो गया और अपने फ़रार की खबर सुनकर खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब वो इस काबिल था कि आज़ादी के साथ इंग्लैंड में रह सके। डॉक्टर की मौत के सर्टिफिकेट के बाद उसका नाम जेल के रजिस्टर से कट चुका था। खुश्क मौसम के गुजर जाने के बाद स्कूल खुलने वाला था। चुनाचे मैंने अपने घर के अंदर ज़मीन में रहकर एक कमरा खोदना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से वहाँ की ज़मीन रेतली थी, जो बड़ी आसानी से खुद रही थी, और ये मिट्टी हम रात के वक्त रॉजर के बाग में फैला देते। इस तरह किसी को शुबा भी ना हो सका था कि हम क्या कर रहे थे। जल्दी हमने एक ऐसी जगह बना ली जहाँ ज़रूरत के वक्त रॉजर ज़ेरे ज़मीन बड़े आराम से रह सकता था। पुलिस ऑफिसर की कश्ती मीलों दूर से आती हुई नजर आ गई। मैं अपने घर आ गया
और रॉजर को बावर्ची खाने के नीचे तय खाने में छुपाकर इत्मीनान से उसका इंतजार करने लगा। आखिर वो आ गया और बड़े सख्त अंदाज में सवालात करने लगा। दोनों कमरों में घूमकर जब उसने ये यकीन कर लिया कि मेरे सिवा कोई नहीं था, तो वो गांव में घूम गया। बहुत से लोगों ने उसे बताया कि उन्होंने मेरे घर एक मुर्दा आदमी देखा था, मगर वो किसी तरह मुतमईन ही ना हो रहा था। शकूक उसके जहन में बुरी तरह जड़ पकड़ चुके थे, और इसकी वजह भी थी। यहाँ फरार के वाक़यात होते रहते थे। कभी अमेरिका और कभी इंग्लैंड में मफरूर मुजरिमों की मौजूदगी की खबर मिलती। वहाँ के हुक्काम यहाँ वालों को लताड़ते। इसलिए अब वो बहुत चौकस हो गए थे। पुलिस ऑफिसर गांव में मालूमात हासिल करके वापस आ गया और मुझे कब्र दिखाने का हुक्म दिया। मैं उसे कब्रिस्तान ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा कर दिया। मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर देख रहा था और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्या सोच रहा था। किसी कब्र को खोद कर लाश देखना कानूनी जुर्म था, इसलिए वो रात को आकर लाश देखने की सोच रहा था। अंधेरा होते ही मैं कब्रिस्तान में आकर एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया। जल्दी एक आदमी लालटेन और फावड़ा लिए वहां आ गया। उसने लालटेन नीचे रखी और फावड़े से कब्र खोदने लगा। उसका चेहरा मध्यम रोशनी में बड़ा खौफनाक लग रहा था। ये आदमी ओहाम का शिकार नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसे खौफजदा करना फजूल ही समझा और चुपचाप वहां बैठा रहा। मिट्टी जो ताज़ा ही थी जल्दी हट गई। कब्र भी ज़्यादा गहरी ना थी, इसलिए जल्दी फावड़ा लकड़ी के ताबूत से जा टकराया। फिर वो लालटेन लेकर कब्र में उतर गया और ढकना खोलने लगा। अचानक मैंने उसके मुंह से खौफनाक चीख सी सुनी। वो उछलकर बाहर आ गया। वो इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। फिर उसने संभल कर फावड़ा उठाया। मजनूनाना अंदाज में कब्र को भरने लगा। मेरा दिल भी खौफ से धड़क रहा था, मगर मुझे उसके चेहरे पर मौत की दहशत फैली देखकर खुशी भी हो रही थी। उसने कब्र में से प्लेग के जरासीम सांस के साथ उतार लिए थे, और वह इस बात को जानता भी था। उसने कतई गैर मुतवक्का तौर पर कब्र में एक आदमी की लाश देख ली थी, और यह सब मेरी जहानत का कारनामा था। जैसा कि मैंने दिन में कब्र दिखाते वक्त उसकी नीयत का अंदाज़ा लगा लिया था। वहाँ दो कब्रें थीं, एक सिपाही की जिस पर लकड़ी की स्लीब सी गड़ी हुई थी, जो उसके साथियों ने लगाई थी, और दूसरी मेरे साथी की जो बेनिशान थी। यह स्लीब मैंने रात को आते ही मसनूई कब्र पर गाड़ दी थी, और इसी वजह से वह धोखा खा गया था। ये बड़ी खौफनाक मुहिम थी। मुझे उसे बहरहाल मुतमईन करना था। उसके जाने के बाद मैंने स्लीब फिर असल कब्र पर गाड़ दी और अपने हाथों से इस तरह मिट्टी बराबर कर दी कि कोई शक न कर सके। अगले दिन पुलिस ऑफिसर ने तफ्तीश खत्म की और अपनी कश्ती में सवार होकर चला गया। अब हम महफूज थे। आज़ादी मिलते ही रॉजर बड़ी तेज़ी से अपनी खोई हुई ताकत बहाल करने लगा। दिन के वक्त अब भी उसे घर में मुकैद रहना था, और बाज़ औक़ात उसे एहतियातन ख्वाबगाह में महदूद हो जाना पड़ता, क्योंकि स्कूल मास्टर होने की वजह से लोग मुझसे मिलने आते रहते थे। रात के वक्त वो बाहर निकल जाता और जंगल में जाकर एक्सरसाइज किया करता। इस दौरान उसकी किसी से मुठभेड़ नहीं हुई। इस तरह वक्त गुजरता गया। जहाज़ के आने का वक्त करीब आ गया और हमारी रातें साहिल पर गुजरने लगीं। आखिर एक रात हमने समुंदर में से एक अजीब सी रोशनी देखी। जल्दी से एक ऊंचे टीले पर चढ़कर हमने अपने साथ लाई हुई लालटेन लहरा दी। फौरन ही इसका जवाब आ गया। यह हमारा मतलूबा जहाज़ ही था। मैं बता नहीं सकता कि हमने कितनी तेज़ी से नीचे उतरकर अपनी कश्ती को संभाला, जिसमें सारा सामान तैयार था। मैं शकूक व शुबहात से लबरेज था, जबकि रॉजर की हालत ऐसी थी जैसे उसे नई जिंदगी मिल रही हो। वो बड़ा जोशीला हो रहा था। पतवार संभाल कर वो इन्हें तेज़ी से चलाने लगा, जैसे इन्हें पर लगा देगा। हम 1 घंटे की मुसाफत के बाद अपनी लाई हुई कश्ती के जरिए जहाज़ तक पहुंच गए। कश्ती करीब आई तो रॉजर ने अपने भाई को पहचान लिया। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। कश्ती छोड़ दो और इस पर आ जाओ, रॉजर बोला। एक लम्हा के लिए मैं हिचकिचा कर रह गया। भरी पूरी दुनिया को देखने का ख्याल मेरे दिल में मचल उठा। वो दुनिया जहाँ राग रंग, तहजीब व तमद्दन और आसाइशों की फरावानी थी, जिसके सपने में बरसों से देख रहा था। मगर मैं जल्दी संभल गया। ये खूबसूरत ख्यालात मुझे अपने इरादे से नहीं हटा सकते थे। नहीं, मैंने मजबूत लहजे में कहा, मैं नहीं आ सकता। मगर क्यों? रॉजर हैरत से चिल्ला पड़ा। क्योंकि, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, किसी न किसी को कश्ती के साथ ज़रूर वापस जाना है, वरना उसकी गुमशुदगी से खलबली मच जाएगी। मेरी भी तलाश शुरू हो जाएगी। यह जहाज़ किसी न किसी की नज़र में ज़रूर आ गया होगा। लोग फ़ौरन जान जाएंगे कि मैं फ़रार हो गया हूँ। यूँ उस पुलिस ऑफिसर को जो तफ्तीश के लिए आता है, उसे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगेगी कि इतना बड़ा जहाज़ मुझ जैसे गरीब क्लर्क को लेने के लिए हरगिज़ नहीं आ सकता। बहरहाल मेरे फ़रार की खबर इंग्लैंड भेज दी जाएगी, और तुम पर भी शक करके वो तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। मफरूर आदमी घसीट कर वापस लाए जा रहे हैं। तुम्हारा सारा मंसूबा और मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और हम दोनों फिर उम्र भर के लिए जेल में लड़ते रहेंगे। मैं सारी कहानी बयान करने से कासिर हूँ, मगर यूँ समझ लो कि रॉजर ने मेरे इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए पूरा जोर सरफ कर दिया, क्योंकि हम दोनों में सगे भाइयों का सा प्यार था। और यही वजह थी कि मैंने फ़ैसला कर लिया था कि इंग्लैंड में उसकी आज़ाद ज़िंदगी के लिए कोई भी खतरा पैदा ना होने दूंगा, चाहे मुझे कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती।
मैं अपने मौक़िफ़ से ज़रा भी न हटा। नहीं, मैं यहीं रुककर तुम्हारे फ़रार को छुपाऊंगा, वरना। आखिर वह थक गया और मुझसे बगलगीर होने के बाद वह पूर्णम आंखों से मुझसे जुदा हो गया। मैं जानता था कि अब मैं उसे नहीं देख सकूंगा। मैं अपनी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता खेता हुआ वापस आ गया, अपनी तन्हा और उदास जिंदगी की तरफ। सुबह के वक्त वो जहाज़ नज़रों से गायब हो चुका था। मगर मैं ज़्यादा अरसे तक तन्हा नहीं रहा। खुदा ने मेरे लिए जन्नत से खूर भेज दी। वो डॉक्टर की बेटी थी। वो यहाँ उसका हाथ बटाने के लिए आई थी और फिर हमारी मुलाकात हो गई। उस साल बुखार के बाद गांव के बच्चों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई और फिर ये इस कदर बढ़ी कि हमें बाकायदा एक अस्पताल बनाना पड़ गया। मैंने अपनी खिदमत पेश की, जो बड़ी खुशी से कबूल कर ली गई। डॉक्टर की बेटी वहाँ नर्स के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। किसी को उसकी क्या ज़रूरत थी कि उसे मेरे मुजरिम होने के बारे में बताता। मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने खुद उसे अपने जुर्म की दास्तान सुना दी और उसने मेरा यकीन कर लिया। उसके बाप ने हमारी शादी की बड़ी मुखालफत की। उसका ख्याल था कि उसकी बेटी को किसी बड़ी हैसियत के आदमी को मुंतखब करना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो वो बड़ी हसीन औरत थी। हमारा साथ ज़्यादा अरसा तक न रहा। उसने मेरी तन्हाई पर रहम खाया था। हमने अपना घर इस पुराने पत्थरों के मकान को बनाया और वहीं तुम पैदा हुए। ज़्यादा दिनों तक हम वहाँ साथ न रह सके। एक बार फिर वही अजनबी जो एशफोर्ड के लिए ख़त लेकर आया था गाँव में आया। इस बार वो मेरे लिए एक ख़त लाया था। उसमें एशफोर्ड ने अपने कामयाब फ़रार की खबर दी थी और अपनी पुरानी सरजमीन पर ज़िंदगी शुरू कर दी थी। उसे वहाँ अपने भाई के अफ्रीका में गुमशुदा कज़न की हैसियत से मुतारिफ़ कर दिया था। इस खत में उसकी होने वाली शादी का भी तज़किरा था। उसने मुझे एक लम्हा के लिए नहीं भुलाया और ख्वाहिश थी कि काश मैं इस मौका पर मौजूद रह सकता। मगर चूंकि ये मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं उसकी तरफ से 1000 पाउंड का हकीर तोहफ़ा कबूल कर लूँ। मैंने शुक्राने के साथ रकम कबूल कर ली और इससे मैंने ज़मीन और मवेशी खरीद कर काम शुरू कर दिया। फिर तुम्हें पता ही कि किस तरह खुशहाली ने मेरे कदम चूमे। उस वक्त के बाद से मुझे उसकी कोई खबर न मिली, हालांकि हर साल क्रिसमस कार्ड आता रहा। फिर पिछले साल किसी ने मुझे अखबार में एक तराशा भेजा जिसमें उसकी मौत की खबर दर्ज थी। अब मेरे बेटे, मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुना दी है और चूंकि जब तुम इसे पढ़ोगे तो पूरे मर्द बन चुके होगे, चुनाचे मैंने तुम्हें सच बताया कि इस सच्चाई में ज़रा शक न करना। दूर वो कब्र है जिसे खोद कर तुम मेरी सदाकत जान सकते हो और मरकज़ी जेल में हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। वहाँ तुम्हें रॉजर एशफोर्ड के नाम के साथ मुर्दा लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा मेरे बेटे, खुदा हाफिज़। तुम्हारा बाप, जोसेफ कर्टस। कर्टस ने कागजात मेज़ पर रख दिए और पाइप दोबारा सुलगा लिया। फिर उसने हमारे गिलास भर दिए। उनकी दोस्ती की याद में वो बोला। हमने गिलास टकराए और होंठों से लगा लिए।